एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे इस कॉमिक के मेन कैरेक्टर चैन को देखते हैं, जो कि एक बस में बैठा हुआ था। जैसे ही उसे होश आता है तो वो कहता है कि मैं तो इस बस में सीनियर स्कूल गया था। वो टाइम में पीछे आ चुका था और इस बात को लेकर वो काफ़ी परेशान भी हो गया था। वो हैरानी से अपने हाथों को देखता है और कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर हम चैन का बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है, जिसने 500 ईयर्स तक कल्टीवेशन की थी और वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि यूनिवर्स में उसने हर कहीं फाइट की और वो फाइट जीत जाता था। ज़्यादा कल्टीवेशन करने की वजह से चैन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मरने के बाद अब वो टीनएजर की शक्ल में आ चुका था। अब वो इंसान की शक्ल ले चुका था, इस वजह से उसकी सारी पावर ख़त्म हो चुकी थी और वो जिन वेपन्स का इस्तेमाल करता था वो वेपन्स भी उसके पास यहाँ पर नहीं थे। वो खुद से यही कहता है कि यहाँ पर तो मुझे सिर्फ एक बुलेट ही मार देगी। फिर वो ये कहता है कि अगर मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट की तो मैं जल्दी से ही सब कुछ सीख जाऊंगा। वो बस में बैठा था तो तभी अनाउंसमेंट होती है कि तुम चूसू पहुंच गए हो। वो कहता है कि शुक्र है कि मैं यहाँ पर आ गया। तो तभी उसके फ़ोन पर रिंग बजती है। जैसे ही वो अपने फ़ोन को देखता है तो वहाँ पर उसकी मॉम उसे कॉल कर रही थी। जब उसकी मॉम उससे बात करती है तो हमें ये मालूम होता है कि यहाँ पर चैन का नाम शाओ फैन है। शाओ फैन की मॉम उसे कहती है कि तुम्हारी आंट तुम्हारा वेट कर रही हैं। मॉम की आवाज़ सुनने के बाद शाओ फैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जब वो शहर था तो तब उसने अपनी मॉम को नहीं देखा था और ना ही अपनी मॉम की कोई आवाज़ सुनी थी। गाड़ी से उतरने के बाद शाओ फैन काफ़ी खुश था और कहता है कि आखिरकार मैं 17 ईयर्स का दोबारा हो गया। अब मैं दोबारा मॉडल बन चुका हूँ, तो इसलिए मुझे इस दुनिया में किसी भी फेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गाड़ी के करीब एक लड़की और उसकी मॉम खड़ी हुई थी, जिसे वहाँ पर मौजूद लोग ताड़े जा रहे थे। वो लड़की मॉम को कहती है कि शाओ फैन कब तक आएगा, मैं तो यहाँ पर गर्मी से मरी जा रही हूँ। फिर वो कहती है कि मैं गाड़ी में जाकर बैठ जाती हूँ, वहाँ पर चलो कूलर तो है ना। वो जैसे ही गाड़ी में बैठने के लिए जा रही थी तो तभी वहाँ पर शाओ फैन आ जाता है और कहता है कि आंट तैंग आप कैसी हैं, और वेट करवाने के लिए सॉरी। शाओ फैन जब गाड़ी में बैठा था तो तभी रैन रैन उसके बारे में बातें करने लग जाती है कि आखिर इसमें अच्छा क्या है। तभी शाओ फैन की आंट उसे कहती है कि रैन रैन अब सीनियर बनने वाली है तो तुम इसका ख्याल रखना। तो इस पर वो कहता है कि अब वो बड़ी हो चुकी है और वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। वैसे भी वो मेरी बहन की तरह है तो मैं उसकी हिफाजत ज़रूर करूँगा। फिर वो खुद से ये कहता है कि एक लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। वो रैन रैन को यही कहता है कि अगर तुम्हें कभी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तो इस पर रैन रैन उसे कहती है कि हाँ, और ये बात भूल मत जानना, ये ना हो कि मैं मदद मांगने आऊँ और तुम इससे इनकार कर दो। रैन रैन खुद से यही कहती है कि मेरे डैड और मॉम काफ़ी अमीर हैं तो भला मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत पड़ेगी। तभी शाओ फैन की आंट उसे कहती है कि तुम जाकर अपना सामान रख लो और फिर हम लंच के लिए कहीं जाएंगे। अब वो तीनों शाओ फैन के अपार्टमेंट के बाहर पहुंच चुके थे। तो इस बार आंट तैंग उसे बताती हैं कि यहाँ पर तुम्हें हर सहूलत मिलेगी। शाओ फैन खुद से कहता है कि मेरी आंट मुझसे कितनी अच्छी हैं। वो इस सब के लिए आंट तैंग को थैंक्स कहता है। तो इस पर आंट तैंग उसे कहती हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझ पर भरोसा किया और मैं तुम्हें वैसे भी अपने बेटे की तरह देखती हूँ। रैन रैन हैरानी से खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। तो तभी एंट तैंग शाओ फैन का हाथ पकड़कर कहती हैं कि चलो लंच के लिए चलते हैं। जब एंट तैंग उसे अपने घर के पास लेकर जाती हैं और बताती हैं कि मैं जानती हूँ कि ये घर यहाँ के लग्जरी इलाके में पाया जाता है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था। शाओ फैन ये सुनने के बाद कहता है कि एक दिन मैं भी ऐसा ही अपार्टमेंट खरीदूंगा। शाओ फैन की आंटी हैरानगी से कहती हैं कि क्या, और फिर मुस्कुराते उसे कहती हैं कि ये तो अच्छी बात है, मैं और तुम्हारी मॉम मिलकर वहाँ आया करेंगे और इसके अलावा हम शॉपिंग भी किया करेंगे। अब वो घर पहुँच चुके थे तो वहाँ पर उसके अंकल जियांग बैठे होते और वो कहते हैं कि आखिर ऐसी क्या फनी बात थी कि तुम दोनों मुस्कुरा रहे हो। शाओ फैन की आंट उसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं किचन में जा रही हूँ और तुम्हारे लिए खाना लेकर जल्दी वापस आ जाऊँगी। खाना खाने के बाद अब शाओ फैन के घर जाने की बारी आ गई थी। तो इस पर रैन रैन उसे कहती है कि मुझे असल में काम है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, तुम घर चले जाओ। तो शाओ फैन ये सुनने के बाद ही वहाँ से चला जाता है। रास्ते में शाओ फैन खुद से यही कह रहा था कि मैं जिस प्लेस की तरफ जा रहा हूँ वहाँ पर एनर्जी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। और तभी वो दरख्त के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करना होगा ताकि मैं कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकूँ। अब कल्टीवेशन के लिए उसने जो कुछ बनाना था उसके काफ़ी सारे ज़रिए थे। इस बात को लेकर वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मैं किसको फाउंडेशन बनाऊँ जिसकी वजह से मैं कल्टीवेशन कर सकूँ। उसके ध्यान में जब कुछ नहीं आता तो तभी उसके पास एक बुक आती है जिस पर लिखा हुआ था द ग्रेट वे टू बिकम अ दाओ। वो इस बुक को चूज़ कर लेता है और कहता है कि मैं अभी इसी पर ही काम करूँगा। उस बुक को रीड करने के बाद उसे काफ़ी सारा नॉलेज मिल चुका था
और उस नॉलेज को हासिल करने के बाद वो खुद से यही कहता है कि अब मुझे कल्टीवेशन स्टार्ट कर ही देना चाहिए, और इसी के साथ वो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट भी कर देता है। तो तभी वहाँ से एक रोशनी आती है जो उसके अंदर चली जाती है। उस रोशनी के बाद वो काफ़ी खुश हो गया था और कहता है कि ये तो वाकई मेरे काम आ रही है, देखो मैंने पहले टाइम ही अपनी कल्टीवेशन को फाउंडेशन को बिल्ड कर दिया। वो वहाँ पर पूरी रात बैठकर कल्टीवेशन करता रहता है और फिर नेक्स्ट डे कहता है कि शुक्र है कि यहाँ पर कोई नहीं आता, जिसकी वजह से मुझे कल्टीवेशन में आसानी पैदा हो जाती है। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सामने वाले दरख्त पर ज़ोर से पंच मारता है और कहता है कि ये तो कामयाब हो गया, और खुद से ये भी कहता है कि मेरी फिजिकल पावर अब स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तभी उसे भूख लग जाती है और कहती है कि मुझे तो भूख लग गई, मैं तो यहाँ पर भूल गया कि मैं एक मॉडल हूँ और मॉडल को तो भूख लगती रहती है। वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और उसके साथ एक गार्ड और लड़की भी थी। उसे देखने के बाद शाओ फैन उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।